स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने मौके पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, थालापति विजय की पार्टी में मंत्री पर लग गए गंभीर तरीके के आरोप। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से कितना गंभीर आरोप लगा कि इसके बाद थालापति विजय 11 बजे तक मंत्री को गिरफ्तार करके सबको जा रहे हैं चौंकाने। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां कांग्रेस पार्टी पर डीएमके वाले निशाना साध रहे थे दोस्तों, लेकिन मामला ऐसा सामने आ गया कि अब डीएमके का साथ देने वाली लास्ट वाली पार्टी यानी जो पांचवी पार्टी है, उसने भी डीएमके को छोड़कर अलग राजनीति करने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसके बाद डीएमके ने उठाया कुछ ऐसा कदम जिसे लेकर डीएमके की भी जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 4 मई को जब चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, तो थालापति विजय की सरकार बन गई। तब से थालापति विजय लगातार एक के बाद एक ऐसा एक्शन ले रहे हैं दोस्तों, जिसे उनकी सरकार की लोकप्रियता लगातार आम जनता के बीच में बढ़ती चली जा रही है और इसका असर उपचुनाव के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि थालापति विजय को 2 महीने के अंदर ही एक बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। जो चुनौती सामने आई है वो ये कि थालापति विजय के मंत्री शरद कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में आईपीएल मैच के दौरान सफेद पाउडर इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर दावा किया गया कि ये कोई पाउडर वगैरह नहीं है बल्कि ये ड्रग्स है जो वो ले रहे हैं। और उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है ठग लाइफ मूवमेंट। इसका सीधा मतलब ये है कि वो ठग लाइफ दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो आरोप है वो काफी ज्यादा इस बात से पुख्ता हो जाते हैं कि जो बात वो लिख रहे हैं अपने वीडियो पर, इस मामले को लेकर थालापति विजय की सरकार से सवाल पूछा गया। तो अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि थालापति विजय अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रात 11 बजे तक थालापति विजय अपने मिनिस्टर शरद कुमार और एमएलए सरवन्ना दोनों को गिरफ्तार करवाने जा रहे हैं। और कई सारे मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो थालापति विजय एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो सरकार थालापति विजय चला रहे हैं वो लोकप्रिय सरकार है और जो एक्शन थालापति विजय ले रहे हैं वो आम जनता के मुताबिक ले रहे हैं, इसे उनकी सरकार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करवा लेंगे दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डीएमके पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव के बाद बड़ा धोखा दिया। लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि डीएमके पार्टी के साथ में एक भी पार्टी अब नहीं टिक रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि डीएमके पार्टी का कांग्रेस पर लगाए जाने वाला आरोप पूरी तरीके से फेल हो गया। जो बड़ी खबर है वो ये कि चुनाव से पहले डीएमके के साथ में मिलकर 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, जिसमें एक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी वीसीके पार्टी, तीसरी एमडीएमके पार्टी और 2 लेफ्ट मोर्चा के साथ साथ एक आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग था दोस्तों। तो टोटल 5 पार्टियां डीएमके के साथ मिलकर मुकाबला कर रही थी थालापति विजय और एआईएडीएमके का, या यूं कहिए कि खाली एआईएडीएमके का। लेकिन बाद में जब चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थालापति विजय के साथ जाती है सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस ने कहा कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, इसीलिए थालापति विजय का समर्थन किया गया। फिर डीएमके इस बात से भड़क जाती है, वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी मौका परस्त हो गई है और जब तक हमारे से उनको फायदा था तो वो हमारे साथ है, अब थालापति विजय से फायदा है तो वो उधर चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले जाती तो शायद ये माना जाता कि कांग्रेस पार्टी मौका परस्त है दोस्तों। लेकिन डीएमके पार्टी को छोड़कर बाकी की 5 पार्टी चली गई, यानी डीएमके के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए आरोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने सारे सहयोगियों को खो चुके हैं। अगर सारे सहयोगी रहते या 1-2 सहयोगी भी उनके साथ में रहते तो माना जाता कि अन्य सहयोगी डीएमके से अलग इसलिए हो गए क्योंकि वो मौका परस्त है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, डीएमके अकेले बची हुई है, बाकी 5 पार्टियां निकलकर थालापति विजय का समर्थन करने के लिए चली गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि थालापति विजय के साथ सारी पार्टियों को उम्मीद है कि उनकी पार्टी का विस्तार होगा, क्योंकि डीएमके पार्टी अपने सहयोगी पार्टी का केवल इस्तेमाल करती थी दोस्तों और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और लास्ट एक पार्टी बची हुई थी एमडीएमके पार्टी, जो 9 साल से डीएमके के साथ में गठबंधन में काम कर रही थी दोस्तों। उसने भी डीएमके को अलविदा टाटा बाय बाय सब बोल दिया और चले गए और थालापति विजय का समर्थन कर दिया गया दोस्तों। एमडीएमके पार्टी ने आरोप लगाया कि डीएमके पार्टी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है। पार्टी ने दावा किया कि एआईएडीएमके को सरकार बनाने में मदद करने के लिए एक गुप्त योजना पर काम चल रहा था, जिसके कारण एमडीएमके पार्टी के लिए इस गठबंधन में बने रहना नामुमकिन हो गया। यानी डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके मिलकर थालापति विजय को सरकार से हटाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एआईएडीएमके की अगर सरकार बन गई तो ये इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इसीलिए एमडीएमके पार्टी ने फैसला लिया कि वो अलग होगी। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि एमडीएमके पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश कर रही है डीएमके पार्टी दोस्तों। ये जो आरोप लगाए गए तो डीएमके वालों ने कहा कि इनको भागना है, इसीलिए इस तरीके का बयान दे रहे। लेकिन डीएमके वालों ने कुछ ही देर में साबित कर दिया कि एमडीएमके के नेता जो कुछ भी बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि
एमडीएमके पार्टी तोड़ने का जो आरोप लगाया गया डीएमके पर और डीएमके पार्टी छोड़कर एमडीएमके पार्टी अलग हो गई, यानी गठबंधन छोड़कर अलग हो गई। तो अब जो बड़ी अपडेट आई है दोस्तों की एमडीएमके पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के साथ ही 150 से ज्यादा एमडीएमके के कार्यकर्ता पदाधिकारी औपचारिक तौर पर डीएमके पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि डीएमके ने अपने लोगों को एमडीएमके पार्टी में शामिल करवा रखा था और डीएमके पार्टी एमडीएमके पार्टी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी। और कहीं ना कहीं डीएमके पार्टी जिस तरीके से राज्य की राजनीति को अलग अलग सहयोगियों के माध्यम से अपने लोगों को सहयोगियों की पार्टी में भेजकर कंट्रोल करती है दोस्तों, इसे पार्टियों के अंदर नाराजगी है और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए अलग होने का फैसला लिया। यहां तक कि जो डीएमके पार्टी की सत्ता ग्रहण करने वाले 150 एमडीएमके के नेता हैं दोस्तों, उसमें राज्य स्तर के नेता हैं, जिला सचिव हैं, अधिवक्ता है, छात्र लोग शामिल हैं। तो एमडीएमके पार्टी को कमजोर कर रही है डीएमके पार्टी। ये जो आरोप लगाया गया डीएमके पार्टी वालों ने इस आरोप को साबित कर डाला है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसा बयान सामने आया दोस्तों जिसे लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया तक में हलचलें मची हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बयान दिया दोस्तों। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब आरएसएस के अंदर यानी संघ के अंदर भीड़ तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है, यानी संघ के अंदर अच्छे लोग कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी अफसरों पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद से हर अधिकारी खुद को आरएसएस से जुड़ा बता रहा है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरीके के सवाल उठा दिए दोस्तों। उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर सवाल खड़ा किया कि अब संघ के अंदर अच्छे लोगों की कमी होते जा रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकार आते ही सब लोग अपने आप को संघी यानी आरएसएस का बता रहे हैं, खासकर जो अधिकारी लोग हैं वो अपने आप को संघी बता रहे हैं ताकि उन लोगों को प्रमोशन मिल जाए और सरकार के अंदर बड़े बड़े पोस्ट मिल जाए। और मैं भी आरएसएस का हूं, मैंने संघ की पट्टी बांधी हुई है और मैंने आरएसएस की चड्डी पहनी हुई है, इस तरीके की चीजें की जा रही है। अधिकारी उनके निजी बातचीत में बताते हैं कि उनके पिता संघ के बैठकों में जाते थे, परिवार का संघ से पुराना नाता है। उनका कहना था कि सत्ता में आने के बाद से अचानक से बड़ी संख्या में लोग अपने आप को खुद आरएसएस से जोड़कर बताने लगे हैं, यानी अधिकारी ये बातें आकर बोल रहे हैं मंत्रियों को। कुल मिलाकर दोस्तों तो इतने ज्यादा संघ के लोग हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर की भाजपा के नेताओं को ही से दिक्कत होने लगी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर एक सीक्रेट डील करने जा रहे हैं दोस्तों। जो चर्चा बिहार के अंदर चल रही है वो काफी दिलचस्प है। ये चर्चा है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा की बांकीपुर की सीट खाली हुई है और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर से बीजेपी के नेता नितिन नवीन बड़े अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीते थे दोस्तों। लगभग 50,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते थे, यानी 51,936 वोटों से चुनाव जीते थे। टोटल मिलाकर 98,000 प्लस वोट इनको मिला था। तो ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन प्रशांत किशोर ने फैसला लिया है कि उपचुनाव के अंदर बांकीपुर के स्थानीय लोगों के असली मुद्दे उठाकर वो क्षेत्र के अंदर जनसुराज की जीत स्थापित करेंगे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों लगातार जनसुराज पार्टी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाए थे प्रशांत किशोर, लेकिन बांकीपुर जीतने का दावा कर रहे हैं। और बांकीपुर को लेकर बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कायस्थ आबादी है दोस्तों, जो नितिन नवीन को वोट किया करती थी। लेकिन कायस्थ समाज क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देता, तो इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष की कोई भी पार्टी कई दशकों से चुनाव नहीं जीती है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी सीक्रेट डील की बात चल रही है। जो अपडेट है वो ये कि सीक्रेट डिमांड कर रहे हैं पीके प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से मांग की है कि तेजस्वी यादव को बांकीपुर के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए या फिर अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी तो विपक्ष के सारे वोट एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता है बांकीपुर, यहाँ पर आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो सम्राट चौधरी के लिए तगड़ा झटका होगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के हाई प्रोफाइल सीट पर जो भाजपा का गढ़ है वहीं पर बीजेपी की हार हो जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव को सोचना है कि इस मामले पर क्या कदम उठाए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उम्मीदवार यहां से उतारेगी नहीं, उम्मीदवार यहां पर तेजस्वी यादव ही देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में यह बातचीत हो सकती है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से बोले कि आप अपना कैंडिडेट दे दीजिए, खासकर कायस्थ समाज से दे दीजिए, बाकी टिकट जनसुराज पार्टी दे देगी, यानी जनसुराज पार्टी का सिंबल होगा और चुनाव लड़कर अगर कहीं ना कहीं सीट को जीतेंगे दोस्तों तो यह विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के वोटों को आपस में विभाजित नहीं करने देना चाहिए, सबको एकजुट होकर एक वोट भी कहीं है तो उसको जोड़कर चुनाव लड़े, बिहार में सुनिश्चित करे कि परिवर्तन हो। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने शनिवार को मणिपुर के नागा समुदाय के विधायकों के साथ एक बैठक की दोस्तों। इस बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक के बाद अटकलों का दौर तब शुरू हो गया दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर इकाई के माध्यम से सवाल खड़ा किया। और ये सवाल इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि ये जो बैठक मणिपुर के विधायकों की हो रही थी उसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री तो मौजूद थे दोस्तों, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे और अमित शाह इस बैठक को ले रहे थे। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी मणिपुर इकाई ने पूछा कि राज्य के मुख्यमंत्री के बिना कैसे
ये बैठक हो सकती है, यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र के मौजूदगी के बिना विधायकों के साथ बातचीत की जा रही है। मणिपुर के नागा विधायक मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री ही मौजूद नहीं है इस बैठक में। नागालैंड के मुख्यमंत्री मौजूद है, लेकिन जो मेन मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री है दोस्तों वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में चल रहे संघर्ष को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सवाल एकदम सही है, जब मणिपुर का मामला है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को तो बैठक में होना चाहिए था, जब मणिपुर के ही नागा समुदाय के विधायक भी मौजूद है। तो ऐसे में क्या अमित शाह अपने आप को मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री मान रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की पावर अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में ही मणिपुर को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं? सवाल तो उठता है दोस्तों, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसे लेकर पहले ही दावा किया गया कि इनके बस की बात नहीं है कि ये स्थिति को संभाल पाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। और अभी तक हालात बिल्कुल सुधरे नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के गाजदोल के अंदर विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार रहे प्रश्नजीत दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रश्नजीत दास कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 2026 के इसी साल जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने गाजदोल की सीट से चिन्मय देव बर्मन को मैदान में उतारा, जिनको 1,31,000 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रश्नजीत दास को 93,000 वोट मिले दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौधरी को 5,000 वोट मिले। 38,000 वोटों के अंतर से प्रश्नजीत दास यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनाव हार गए। लेकिन क्योंकि गाजोल के अंदर विपक्ष का इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और अभी ये कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, 93,000 वोट पाने वाला व्यक्ति कांग्रेस में आ गया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अकेले नहीं आए हैं दोस्तों, पूरा का पूरा संगठन लेकर आए हैं। गाजोल के अंदर जो पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, तो आप लोग भीड़ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ में प्रश्नजीत कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का काफिला बढ़ता जा रहा है, और तृणमूल कांग्रेस के जो बागी लोग हैं दोस्तों, उससे कांग्रेस पार्टी अपना बदला निकाल रही है, और तृणमूल कांग्रेस के बागियों की पार्टी में मौजूद नेता अब कांग्रेस पार्टी की ओर रुख भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का विकल्प तलाश रहे बागियों के विकल्प आम जनता ढूंढने लगी है, खासकर जो लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं दोस्तों, और चुनाव नहीं जीते हैं और दबदबा रखते हैं क्षेत्र में, वे सबके सब लोग अब कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक जबरदस्त तरीके का रिवाइवल होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए, मोर्चा संभालना चाहिए, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर ममता बनर्जी बंगाल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी तो स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी दोस्तों। जितने बागी वागी नेता बने पड़े हैं, ये सब के सब बुरी तरीके से चुनाव हारकर अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, और ममता बनर्जी के पास ये मौका है कि इन सबसे बदला निकाला जाए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के खिलाफ लगभग 24 घंटों में कोलकाता और आसपास के 4 पुलिस स्टेशन में 4 अलग अलग शिकायत दर्ज करवा चुके हैं दोस्तों। जिन 4 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें 2 कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी 2 विधाननगर सिटी सीट के अंतर्गत आता है दोस्तों। कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2 पुलिस स्टेशन जिसमें शिकायत दर्ज करवाई गई है वे कालीघाट पुलिस स्टेशन और प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन है। दूसरी ओर विधाननगर सिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2 पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज कराई गई है वे न्यू टाउन पुलिस स्टेशन और विधाननगर साइबर थाने में जो मामला दर्ज करवाया गया उन सबका एक ही सार है कि जितने भी ये बागी लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, यानी बागी विधायकों का कार्यक्रम, सांसदों का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ये लोग बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लगा रहे हैं दोस्तों। ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जा रही है और तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के तौर पर गैर कानूनी तरीके से ममता बनर्जी के नाम का और उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने गुट के नेता ने बताया कि 2022 में तृणमूल कांग्रेस का एक संगठनात्मक सम्मेलन हुआ था जिसमें मौजूद प्रतिनिधियों ने ममता बनर्जी को जीवन भर के लिए पार्टी का चेयरपर्सन बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया था। उन्होंने बताया कि उस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेशन के तौर पर वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को था जो कम से कम 5 साल तक पार्टी के सदस्य रहे। इस हिसाब से अगली संगठनात्मक बैठक और कॉन्फ्रेंस 2027 में होने वाली थी। अगर इसी बीच कोई खास स्थिति बनती है तो चेयरपर्सन ममता बनर्जी ही कोई खास सेशन बुला सकती है, लेकिन पार्टी के उस नियम का भी पूरी तरीके से खंडन किया गया दोस्तों। यानी पार्टी के नियम को बदलकर अब ये बागी गुट के लोग चेहरों का इस्तेमाल यानी ममता बनर्जी के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बागी गुट में खुद का कोई चेहरा नहीं है दोस्तों, ऋतव्रत बनर्जी को कोई अपने क्षेत्र के अंदर भी नहीं जानता और बमुश्किल चुनाव जीते हुए हैं, और लेफ्ट पार्टी के अंदर भी ये केवल टाइम पास नेता थे दोस्तों, लेकिन अभी ये गुटबाजी इन्होंने कर दी और इनको पूरा सपोर्ट बीजेपी का मिला हुआ है। तो इनको लग रहा है कि ये ममता बनर्जी से इतर एक नई पार्टी बना लेंगे और ममता बनर्जी की तस्वीर लगाकर भी पार्टी प्रचार कर पाएंगे, जबकि ममता बनर्जी अभी खुद जीवित है दोस्तों। कभी भी वो अपनी तस्वीर का इस्तेमाल इस तरीके से इलीगल नहीं होने देंगे और इसीलिए मामले दर्ज करवाए गए हैं। साथ ही साथ
राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर संजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों संजय सिंह से पत्रकार अभय दुबे पूछते हैं कि आखिर लैंड डील के अंदर यानी जमीन के मामले में, जमीन के सौदे में क्या हुआ, इसकी जानकारी दीजिए। तो अभय दुबे को जवाब देते हुए संजय सिंह कहते हैं कि 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई और बाद में ये 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेची गई केवल 5 मिनट के अंदर। यानी राम मंदिर ट्रस्ट जिस पर जनता का पैसा था और उसने जनता के पैसे से 2 करोड़ की जमीन को मात्र 5 मिनट में 18 करोड़ में खरीदा। और अभय दुबे पूछते हैं कि इसमें कौन जुड़ा हुआ है। तो संजय सिंह कहते हैं कि अनिल मिश्रा और बीजेपी के जो मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय, वो सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हुए हैं और ये कोई हत्या नहीं है बल्कि जमीन हथियाने का एक तरीका है, यानी जमीन माफियागिरी का मामला है, भू माफियागिरी का मामला है। साथ साथ इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर अभिजीत दीप के एक बड़ा दावा करते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि दिल्ली की पुलिस ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भी मौजूद है। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनके रैली के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई थी और जो शौचालय की व्यवस्था की गई थी उनको हटा लिया जा रहा है और सोनम वांगचुक इस उम्र में अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना लगातार हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांग है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। यानी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक लगातार हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन भूख हड़ताल में जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लोग रैली में आते हैं या फिर प्रोटेस्ट में आते हैं तो उनको बेसिक सुविधाएं चाहिए होती है, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो या फिर पीने के पानी की व्यवस्था हो, और ये व्यवस्थाएं तो सरकार को देनी चाहिए और इससे पहले इन्होंने दिया भी था दोस्तों। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ये व्यवस्थाएं जानबूझकर हटाई जा रही है ताकि आंदोलन कमजोर किया जाए। ऐसे में आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को बीते दिन कहा कि बेअदबी कानून के मुद्दे पर सिख विधायकों यानी सारे सिख विधायकों और सभी लोगों के साथ वो 29 जून को यानी आज अमृतसर के अंदर श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे। और मान ने अमृतसर में पार्टी विधायकों के साथ बैठक के बाद ये बयान दिया है दोस्तों। बैठक में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्थान श्री अकाल तख्त के निर्देश के मद्देनजर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। मान ने अमृतसर में पत्रकार से कहा कि हमारे विधायक और मंत्री वहां जाएंगे और अपने विचार लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को बेअदबी कानून के मुद्दे पर 29 जून को श्री अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया था दोस्तों। गैर सिख कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया कि वे इस मामले पर अपने विचार 29 जून से पहले लिखित रूप से प्रस्तुत करें। श्री अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेअदबी कानून जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 पर आपत्ति जताई है दोस्तों। उनका कहना है कि यह कानून सिख पंथ से परामर्श किए बिना बनाया गया है और सिखों के सर्वोच्च धार्मिक संस्थान श्री अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से कहा था कि बेअदबी कानून से उन प्रावधान को हटाया जाए जो गुरु ग्रंथ साहिब खालसा पंथ और संगत सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 को 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा के अंदर सर्वसहमति से पारित किया गया था। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामले और कृत्य को लेकर आजीवन कारावास सहित कई सारे कड़े सजा के प्रावधान रखे गए थे। इससे पहले अन्य दलों के सिख विधायकों ने पुष्टि करते हुए श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होने की बात कही है दोस्तों। ये पूछने पर कि वह श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको तलब नहीं किया गया है। अब देखना यह है दोस्तों कि आज क्या कुछ होता है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में पंथी वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और सिख समुदाय को नाराज करके पंजाब के अंदर कोई राजनीति नहीं कर सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है दोस्तों। इसी के साथ में यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में फिलहाल सीट बंटवारे पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू नहीं हुई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट चाहती है, इस सवाल के जवाब में यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मैं चाहूंगा कि बराबरी की हिस्सेदारी हो। जल्द ही बातचीत होगी, तब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मैं इतना इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जरूर तय करेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लड़ने के लिए मिले, लेकिन हमारी बराबरी की हिस्सेदारी की बात मैं कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नया प्रभारी बनाया है दोस्तों। राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ी थी तो 298 सीटें समाजवादी पार्टी और 105 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। हालांकि कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों ने फ्रेंडली फाइट भी लड़ी थी दोस्तों। ऐसे में यूपी के अंदर 80 सीटों में से 62 पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा लड़ा था, 37 जीते थे, कांग्रेस ने 17 लड़ा थे। तो अब देखना ये होगा कि कितनी सीटें दी जाती है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम का दावा है कि वो बराबरी की हिस्सेदारी की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी 150 सीटें मांग सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 150 सीटें बहुत मुश्किल है कि देगी दोस्तों। ऐसे में उम्मीदवारों के एडजस्टमेंट और तमाम तरीके की चीजों से स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन मायावती की काफी तारीफ कर रहे राजेंद्र
राजेंद्र पाल गौतम, जिससे कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ में बातचीत जरूर चल रही है कांग्रेस पार्टी की दोस्तों। हालांकि बसपा इस बात को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन सबको पता है कि राजेंद्र पाल गौतम बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं के काफी करीबी हैं दोस्तों, और वो बसपा के नेताओं से बातचीत नहीं कर रहे होंगे कांग्रेस के गठबंधन के लिए, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए। ये कहना अपने आप में रिस्क है दोस्तों। सबको पता है कि राजेंद्र पाल गौतम इसलिए प्रभारी बनाए गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ गठबंधन करने को लेकर भी काफी उत्साहित है। ऐसे में दोस्तों बसपा को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जोड़कर कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके का मोर्चा खड़ा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के हारते ही बीजेपी का सबसे बड़ा किला ढह जाएगा दोस्तों, और जरूरी है कि सपा बसपा कांग्रेस साथ में आए। साथ ही साथ द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल के पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया अटक जाने का दावा करने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निशाना साधा है दोस्तों। आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी सब ने एसआईआर की प्रक्रिया में चल रहे झोल को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जो एकदम सही बात है दोस्तों। मतदाता सूची से नाम हटाए जाना इतना आसान बंगाल के अंदर हो चुका है कि बंगाल में लगभग 27 लाख अन्य निवासियों की तरह टेलीग्राफ न्यूज के पूर्व संपादक और आर राजगोपाल के नाम को भी काट दिया गया है दोस्तों। यानी जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जाने माने लोग हैं समाज के अंदर, उनका नाम भी एसआईआर की लिस्ट से उड़ा दिया जा रहा है। यानी एसआईआर की लिस्ट अपने मूड के हिसाब से बन रही है, और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं तो बंगाल के एसआईआर को लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही। लेकिन ये बात है दोस्तों की मामला काफी गंभीर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखते हैं। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।